Hello students, today will we discuss about theme of bodily harm. Okay. Margaret Atwood's novel Body Harm. Bodily harm moves around the story of Rennie, the principal character in the novel. She is the heroine of the novel. All the incidents and episodes of the novel are directly or indirectly related to her. The story of the novel is interesting. There come several turns in her life. She grows up, receives education, becomes a journalist, falls in love with Jack, suffers from cancer, operated, comes into contact with Dr. Daniel, who cuts off a portion of flesh from her breast and saves her life. Then she leaves for St. Anthony, falls into the trap of Paul, unwillingly gets involved in dope trade and arms trafficking, caught in a revolution that is nipped in the bud. She is arrested and suspicion and put in a prison cell with Laura, an associate of Paul, and there she ends up. मार्गरेट एडवुड्स कैनेडियन नॉवलिस्ट, वो क्या है, कनाडियन उपन्यासकार हैं. द नॉवल बॉडली हार्म वॉज पब्लिश्ड बाय विंटेज इन 2007. बॉडली हार्म को विंटेज ने 2007 में प्रकाशित किया था. रैनी द मेन कैरेक्टर ऑफ बॉडली हार्म, रैनी जो है इसमें एक मेन कैरेक्टर है, वॉज बॉर्न इन ग्रीसवॉल्ड एंड रेज्ड बाय हर मदर एंड अदर वुमेन फ्रॉम हर फैमिली विदाउट हर फादर. क्या है, उपन्यास की जो मुख्य कैरेक्टर है रैनी, ग्रीसवॉल्ड में इसका जन्म हुआ. इसका पालन पोषण उसकी माता परिवार के अन्य महिलाओं ने बिना पति के किया था. शी लेफ्ट ग्रीसवॉल्ड टू स्टडी इन टोरंटो एंड बिकम अ जर्नलिस्ट. और क्या हुआ, वो ग्रीसवॉल्ड को छोड़कर टोरंटो अध्ययन करने के लिए चली गई और वहाँ पर क्या बन गई, एक पत्रकार बन गई. जोकास्टा इज हर ओनली फ्रेंड एंड जैक इज हर बॉयफ्रेंड. इसमें क्या होता है, जैक उसका बॉयफ्रेंड होता है और जोकास्टा उसकी एक मित्र होती है. ओके. शी लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ जीती है, बट शी इज डायग्नोज्ड विद अ ब्रेस्ट ट्यूमर. परंतु उसको क्या हो जाता है, ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है. दिस कैंसर लीड्स हर टू ब्रेकअप विद जैक. इसके कारण जैक उससे संबंध विच्छेद कर लेता है. शी अंडरगोज सर्जरी एंड वन ऑफ हर ब्रेस्ट इज कट ऑफ. उसका ऑपरेशन किया जाता है और उसके ब्रेस्ट को काट दिया जाता है. शी गोज टू द कैरिबियन आइसलैंड टू रिकवर एंड राइट अ ट्रैवल पीस. वह विश्राम करने यात्रा संबंधी लेख के लिए एक कैरिबियन द्वीप सेंट एंटोनी चली जाती है. बट इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग एंड रिकवरिंग शी हैज एन अफेयर विद अ मैन इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एंड इलीगल ट्रैफिक. परंतु आराम करने तथा स्वास्थ्य लाभ के स्थान पर उसे एक व्यक्ति से संपर्क हो जाता है जो राजनीति एवं मादक पदार्थों के धंधे में फंसा हुआ होता है. ओके. थ्रू हिम शी इज कॉट इन रिवॉल्यूशन एंड एंड्स अप इन जेल. इन द एंड हर फ्यूचर रिमेन्स डेंजर्स. और क्या होता है, उसके माध्यम से वो एक जगह फंस जाती है और जेल में उसको बंद कर दिया जाता है. उसका भविष्य जोखिम भरा खतरनाक होता है. द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ रीडर इज द टाइटल ऑफ द नॉवेल. जो प्रथम वस्तु जो पाठक के ध्यान को आकर्षित करती है वह उपन्यास का शीर्षक है, बॉडली हार्म. देयर अराइजेस सेवरल क्वेश्चंस इन द रीडर्स माइंड व्हाट हैपेंड. पाठक के मस्तिष्क में कई प्रश्न उठते हैं कि क्या हुआ. हु वॉज हार्म्ड, किसको क्षति पहुंची.
वॉज इट एन अटैक, क्या कोई ये आक्रमण था? वॉज इट इज फैटल इंजरी, या कोई घातक चोट थी? आफ्टर गोइंग थ्रू द नॉवल द रीडर गेट्स नो रियल आंसर। उपन्यास समाप्त करने के बाद भी पाठक को कोई भी वास्तविक उत्तर नहीं मिलता है। शी फेसेज मैनी प्रॉब्लम्स बट अल्टीमेटली एंड्स अप इन जेल। वह बहुत समस्याओं का सामना करती है परंतु अंततः उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। द नॉवल इज़ इंटरेस्टिंग बट इट्स प्लॉट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। उपन्यास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ओके, The sunlight is entering the prison cell. Laura is lying almost dead in the cell. In the midst of fifth, there is not seen any symptom of life in her. Okay. Rennie takes her head in her lap and cleans her face. It is hoped that Laura is alive. She does not put her head on the floor. She fears lest she should stop hearing. सूर्य का प्रकाश जो है जेल की कोठरी में प्रवेश कर रहा है। लोरा जेल की कोठरी में गंदगी के साथ मृतप्राय पड़ी है। उसमें जीवन के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। रैनी उसके सिर को अपनी गोद में रख लेती है, उसका चेहरा साफ करती है और वह लोरा को आवाज़ देती है कि प्रत्युत्तर में कहती है ओ गॉड। रैनी को आशा बन जाती है कि लोरा जीवित है। वह उसका सिर जमीन पर नहीं रखती इस वजह से कि उसे सुनाई ना पड़े। Rennie is again in the world of imagination. She imagines that she is going back home in Boeing 707. She imagines that what type weather there will be in her hometown. What type of man will there be? Who will she meet? Where will she live? In her imagination, she meets a man in the aeroplane. He asks her many questions about her. She tells him that she is a journalist and she writes articles on fashion, travel and lifestyle. He invites her to take lunch with her, but she declines the offer. He gets rejected and moves back to his seat. She thinks many things and together with them she remembers the scar on her breast. She thinks she will never be rescued. She has already been rescued. She has been saved. She is not anxious. Instead, she is lucky suddenly and finally she overflows with luck. It is this luck that is holding her up. रैनी फिर कल्पना के संसार में चली जाती है। वह सोच रही है कि 707 नंबर उड़ान से अपने घर जा रही है। वह कल्पना करती है वहाँ किस प्रकार का मौसम होगा, कैसे लोग होंगे, किनसे मिलेगी, कहाँ ठहरेगी। उसकी कल्पना में जहाज़ में उसके भेंट एक व्यक्ति से होती है जो उसके विषय में बहुत सी बातें पूछता है। वह बताती है कि पत्रकार है तथा यात्रा, जीवन शैली तथा फैशन आदि पर लेख लिखती है। वह व्यक्ति उसके साथ अपनी लंच करने का प्रस्ताव करता है परंतु वह मना कर देती है। वह निराश होकर अपनी सीट पर वापस चला जाता है। वह अन्य बहुत सी बातें सोचती है। उसके साथ ही वह अपने ऑपरेशन के निशानों को याद करती है। वह सोचती है कि उसको कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मृत्यु से मुक्त किया जा चुका था, बचाया जा चुका है। वह कोई अपवाद नहीं है, इसके बजाय वह सौभाग्यशाली है। अचानक अंततः वह सौभाग्य से लवरेज हो उठती है और उसको उसका भाग्य ही ऊपर उठाए हुए है। ओके, Rennie is the main character of the novel Bodily Harm. She is the heroine of the novel. She is the present in the novel from the beginning to the end of her novel. All the incidents in the novel are associated with her and the whole story of the novel moves around her. She may be called a tragic figure because she does not deserve the punishment that she is given. We feel pity for her though she does not arouse our feeling of awe. There is not seen any apparent flaw in her character that may be held responsible for her downfall. She is not ambitious. She falls a prey to the cruel destiny that destroys her life for no fault of other. Okay. Rennie was born in Griswold and raised by her mother and other women from her family without her father. She did not get the love of her father, for he was living with some other woman in some other city. Probably in Toronto, having received her early education in Griswold, she left for Toronto to complete her study. She became a journalist and wrote
articles for various magazines. Generally, she writes on travel, fashion, and lifestyle. She is paid for her articles, though not very handsomely. She leads an easy and comfortable life. She is a fashionable lady. She wears good clothes, eats good food, and maintains herself. She is full of confidence and moves freely in society. She interviews people and writes their views on various subjects. Through her job, she meets Jocasta, who seems to be her only friend. Annie liked Jocasta because Jocasta was much more busier than Rennie felt she herself could ever be. Partly she admired this quality, partly she felt it was dangerous, and partly being from this world, she had a certain contempt for it. When Jack leaves her because of the cancer in her breast, she is attracted towards Dr. Daniel, who operates surgery on her breast and saves her life. She knows that Dr. Daniel is a married man and he is